हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वकार। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि CUET से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लोग आज सिलेबस कवर करने वाले हैं। इसका जो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये आपका यूनिट 4 का पोर्शन है। यूनिट 4 में आपको इसी से रिलेटेड सारे टेक्निक पढ़ने हैं, जिसमें आपको पीसीआर भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। आप ऑलमोस्ट देख लीजिए तो आपको 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको हर साल क्वेश्चन मिल रहे हैं यूजी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन 20 मार्क्स बल्कि, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपको यूनिट हो जाता है आपको एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए। इवन जब आप क्वालिफाई करके आप कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको इसकी नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे और देखेंगे लास्ट में, जब आप ये हम लोग कवर कर लेंगे सिलेबस और जो भी टॉपिक कवर करेंगे, चुटकियों में जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो उसी हिसाब से करेंगे कि जो आप एग्जाम में जो है आप चुटकियों में आपको देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज हम लोग किस क्या पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो जनरली हम लोग आज जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या क्लोनिंग होता है, उसमें किन किन टूल की जरूरत पड़ती है और किस टूल का क्या काम है। ये सब एक एक हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने आज तक जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड का नाम नहीं सुना है, वैसे सब लोग आप लोग 12 करके आए हैं तो आपको अंदाजा होगा ही, आपने पढ़ा ही है सारा चीज आपने 12 के बुक में। तो आप देखेंगे कि इवन जो नहीं अभी तक उनको कुछ खास आइडिया है, बस नाम सुना है, तो भी हम लोग उस लेवल से उठाएंगे कि आप जो नहीं भी कुछ जानते हैं फिर भी आपको सारी चीजें, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पीसीआर, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए। जो डीएनए और आरएनए होता है उसकी केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग को, और उसमें कुछ हम लोग अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको उसमें अगर कुछ इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बेसिकली उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus change the phenotype of the organism। तो जब हम जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे कुछ भी चेंज करेंगे तो उसका जो है इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? उसके फेनोटाइप पे पड़ेगा। तो वही बात कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे कहते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं कि जो भी उसकी न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो आरएनए हो, उसमें कुछ भी हम लोग अल्टर करते हैं और उसका असर जो उसके फेनोटाइप पे पड़ता है वो देखने को मिलता है। इसी टेक्निक को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग देखें कि सबसे पहले इसकी जो खोज किसने किया था, तो एक थे साइंटिस्ट 1973 में, जो कि बायोकेमिस्ट हैं, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को डेवलप किया था। सबसे पहले क्या किया था? इंसर्टिंग डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम इनटू अनदर बैक्टीरियम। एक इन्होंने क्या किया था कि एक जो है कोई जीन डीएनए को लेकर के इन्होंने इंसर्ट किया था। सबसे पहले एक बैक्टीरिया से लिया था और दूसरे बैक्टीरिया में जाकर के उसको इंसर्ट किया था। तो आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको डीएनए को जो है कट करके फिर दूसरे जगह प्लेस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में आप लोग भी देखे होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि एक प्लांट को जो है हम लोग कट कर करके दूसरे प्लांट के स्टेम को एक दूसरे से ज्वाइंट करा के उसको बांध देते हैं, तो कुछ दिन में वो स्टेम उसी प्लांट में जाकर के ज्वाइन हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन ये हम करने के बाद इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं कि जो आपके अनडिजायरेबल जीन है, अनडिजायरेबल कहने का मतलब है जिस जीन को आप नहीं चाह रहे थे, वो आपके जो मोटो था, जो एम था, जैसे प्लांट की कोई प्लांट एक है जिसका आपका जो फ्रूट का साइज है वो ज्यादा है, तो उस फ्रूट के साइज को आप चाह रहे थे कि जो दूसरा प्लांट आपका है जिसका फ्रूट का साइज छोटा है उसको हम हाइब्रिडाइज कर दें ताकि हमारा जो है प्लांट का साइज
प्लांट का जो फ्रूट का साइज है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन वो तो ज़्यादा हुआ, लेकिन उसमें और भी जो प्रॉपर्टी थी, स्टेम का साइज बड़ा होना, ये सब भी ब्रांचेस ज़्यादा होना, तो ये सब भी उसके साथ हो गया, तो ये आपका अनडिजायरेबल था। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो भी अनडिजायरेबल जीन होता है वो भी जाकर के इसके साथ क्लोन हो जाता है, उसका भी इंसर्ट हो जाता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं कि मान लीजिए कि कोई फ्रूट है, फ्रूट का साइज जो डिटरमाइन जीन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें जो फ्रूट का साइज इस जीन के वजह से ज्यादा बड़ा है, तो वो हम लोग उसको कट करेंगे और जो डिजायर्ड प्लांट है या जो भी प्लांट दूसरे, उसमें जाकर के दूसरे प्लांट में हम लोग इंसर्ट कर देंगे ताकि उसका भी फ्रूट का साइज बड़ा हो जाए। तो वो एकदम जीन जीन लेवल पे हम काम करें। जेनेटिक का मतलब ही है जीन। तो जीन लेवल पे जब हम उसको अल्टर करते हैं तो उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यही चीज यहाँ लिखा गया है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। जो हम अभी आपको कह रहे थे कि जो अनडिजायरेबल जीन होता है उसके साथ साथ जो हमारा डिजायर जीन होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो अनडिजायरेबल जीन होता है वो भी उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब जब हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब हम एक अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जीन इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, जो डीएनए हमने कट किया है, कट कैसे कट करेंगे, क्या क्या चीजें, वो एक एक डिटेल देखेंगे। बट मान लीजिए कि आपका जो है एक डीएनए है, ये आप इसको डीएनए को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको इंसर्ट कराने के लिए क्या होता है कि हमें एक व्हीकल का जरूरत पड़ता है। जब व्हीकल कोई वेक्टर होता है, एक एक डिटेल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। डीएनए मोलेकुल इसको कह देते हैं, तो ये आरडीएम बन जाता है। तो हम लोग एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम लोग बस बेसिक यहाँ पे देखते हैं। मतलब टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, overcome this limitation and allow to use, isolate and introduce only one or a set of desirable gene। तो ये जो टेक्निक होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होता है, इसमें जो है, इसमें जो हम क्लोनिंग करते हैं, तो चाहे हम कोई एक जो है जीन हो या कोई सेट ऑफ जीन है जिसमें मल्टीपल जीन है, उसको हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, जिसमें भी हमें होस्ट होता है, वो हम लोग आगे एक एक डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपको देख सकते हैं एक जीन या डिजायरेबल सेट ऑफ जीन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं जीन में। और इसमें क्या होता है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। इसमें क्या है कि जो अनडिजायरेबल जीन है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट है हमारा, उसमें हम लोग करते हैं। तो इसमें हम आपको डिफरेंस दिखाए हैं कि आपको जो है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। तो इस चीज को अगर आप लोग समझ गए हैं तो आगे चल के आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए, जो अब जीन क्लोनिंग है, जीन क्लोनिंग क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस पे आते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हैं, आते हैं तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि आए हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझ करके चलिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बैक आकर के देखिएगा। तो इसमें देखिएगा, जो जीन क्लोनिंग है उसको क्या कहते हैं। जीन क्लोनिंग मेकिंग मल्टीप्लाई आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए मतलब कोई भी हम लोग जो टेम्पलेट डीएनए ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब देखिए इसमें बेसिक स्टेप क्या होते हैं, जो जीन क्लोनिंग के कुछ स्टेप हैं, इसके बेसिक स्टेप 3 होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, जो भी डिजायर जीन है उसके डीएनए को आइडेंटिफाई करें। जीन क्या है, डीएनए है ना, डीएनए का सीक्वेंस है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें और जो है इसको फिर अब नेक्स्ट करेंगे। जब आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको हम लोग कट करेंगे और फिर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कट कर लिए जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको जाकर के हम होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो होस्ट है, अब ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए, वो उसको किल कर दे या खुद मर जाए, तो क्या होगा, जो हमारा एम था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब किसी एक हम मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया का जीन काटे जो हमारा इंटरेस्ट था, उसको हम दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिए। अब वो सिर्फ अपने ही पास रखे, जो उसका नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो हमारा काम का होगा, नहीं होगा, वो काम का हमारा नहीं होगा। इसलिए हमें जरूरत है कि जो हमने इंट्रोड्यूस किया है
वो फिर जो होस्ट में हमने इंट्रोड्यूस किया वो फिर मल्टीप्लाई करे, और जैसे जैसे उसकी प्रोजेनी का नंबर बढ़ेगा वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसमें ट्रांसफर होता रहे, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग समझने से पहले कुछ टर्म जो है आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। वही टर्म हम लोग जिसमें से आपको ओरी साइट, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं, उसके बाद वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ये सब चीजें आपको मैपिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, मार्कर के लिए एज ए मार्कर हम लोग यूज करते हैं, उन सभी के चीज जो टर्म है वो अभी हम लोग समझेंगे। जब हम लोग प्रोसेस देखेंगे तो फिर उस सभी का यूज हम लोग वहां पे देखेंगे। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या होता है? द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो आपने डीएनए इंटरेस्ट जो आपने इंसर्ट किया, मान लीजिए कि ये जो डीएनए आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको आपने किसी में भी ले जाकर के आपने किसी वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। ये वेक्टर है, अगर वेक्टर नहीं, ये आपका होस्ट का जीनोम है। अगर मान लीजिए कि ये आपका होस्ट है, होस्ट का डीएनए है, और इसमें डायरेक्ट आपने ले जाकर के अगर इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ये जो है ये जाकर के डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ओरी साइट नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा कि रेप्लिकेशन यहीं से वो मतलब स्टार्ट होता है। तो इसीलिए कह रहा है द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करते हैं होस्ट के जीनोम में तो ये जाकर के आपको मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब देखेंगे। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए कहने का मतलब है जो आपका आपने जो जीन इंटरेस्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो आपने इंसर्ट किया वो हैज बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोजोम विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इसके पास जो क्रोमोजोम, अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया का होस्ट का जो क्रोमोजोम था, इसमें ले जाकर के हमने उसको डाला। अब इसके पास अगर ओरी साइट होगा, क्योंकि होस्ट का है तो होस्ट के पास तो ओरी साइट हो गई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट हो गई, तो जाकर के जब हम उस साइट पे अगर इसको डाले हैं तो जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो साथ में आपका जो ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट होगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैव बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। अब ये जो क्रोमोजोम इसका था होस्ट का, अब ये जाकर के उसी का पार्ट बन गया है। तो जाकर के ये आपको ये जाकर के देखेंगे कि आपको तब ये जाकर के आपको इंट्रोडक्शन होगा और इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन क्रोमोजोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यही बात कर रहा है, देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस द कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो क्रोमोजोम है इसका, आप जो क्रोमोजोम इसका देख पा रहे हैं, जो क्रोमोजोम ये होस्ट का क्रोमोजोम है, इसी के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दी रेप्लिकेशन। यही जो है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका होना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है, देयर फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, अब डीएनए आपने इंसर्ट किसी जीनोम में कर दिया, किसी के बैक्टीरिया में कर दिया, बट वो अगर क्रोमोजोम में उसका जाकर के इंसर्ट नहीं हो रहा है तो ये आपका रेप्लिकेशन नहीं होगा। इवन उसे फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल समझ के वो बैक्टीरिया उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो मतलब जनरली उसको जो जो भी आप डीएनए सीक्वेंस डाल रहे हैं वो सब कहाँ का पार्ट होना चाहिए, जो बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है उसका पार्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात आता है, बैक्टीरिया अपने क्रोमोजोम में क्यों रखेगा, वो हम लोग देखेंगे कि वो उसका तो अपना जो भी है वो तो नेचर में सब कुछ फिक्स है, उसका अपना डीएनए अपना क्रोमोजोम ही होगा, वो रेप्लिकेट करेगा। तो इस चीज के लिए भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो एक मतलब जनरल जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन आपको डीएनए का कराना है उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो किसका पार्ट होना चाहिए, क्रोमोजोमल पार्ट होना चाहिए। जो भी अपने बैक्टीरिया में आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो है क्रोमोजोमल पार्ट होना चाहिए, विच हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कह रहे हैं देयर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, है ना, जिसके पास क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। Thus, an DNA gene of interest is linked with the origin of replication
so that this alien piece of DNA can be replicate and multiply itself in the host organism। जब ये जा करके उसी क्रोमोसोम के पार्ट को जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें जा करके इंटीग्रेट होगा, तभी जा करके वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो जा करके रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, तो आपने अभी देखा क्या, आपने देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्यों जरूरत पड़ने वाला है हम लोगों को, ये भी हमने समझा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जब हम इसको होस्ट में डायरेक्ट ले जाएंगे, अगर ये मान लीजिए कि ये होस्ट का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होस्ट का क्रोमोसोम है, अगर हम इसको डायरेक्ट ले जाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि होस्ट के क्रोमोसोम के पास अपना नेचर है कि वो उसी को पहचानता है, अपने अपने डीएनए को, तो इसको पहचानता है, तो ये नहीं जाने देगा। तो इसको ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्रोमोसोम, अगर चलिए क्रोमोसोम में नहीं जा रहा है तो बैक्टीरिया के पास एक और तरह के क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा, ये तो क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना। तो ये होता है, ये क्या करता है, इसके पास फीचर्स होते हैं, इसके पास भी क्या होता है, ओरी साइट होता है, और बहुत सारे और भी साइट होते हैं, मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक के, वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें फीचर होते हैं होस्ट के पास। तो इसलिए अगर ये, क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा आपको क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके पास जो है एक जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, उसको जो क्रोमोसोम है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, उसके इन्फ्लुएंस में जरूर होता है, बट वो अपने से खुद से वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो हम लोग बिना उसके जो होस्ट के डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए उसको बिना छेड़छाड़ किए जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, कोई एक ऐसा प्लाज्मिड लेंगे जो प्लाज्मिड कहते हैं ना। प्लाज्मिड क्या करता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो प्लाज्मिड को एज ए हम लोग वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर मतलब वेहिकल, इसका आप मतलब ये समझ लीजिए, वेहिकल। वेहिकल कहने का मतलब ये है कि वेहिकल का काम क्या होता है, आप इस पे बैठते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो वैसे ही हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये जीन है, इंटरेस्ट जीन है। तो इसको हम लोग वेहिकल पे डालेंगे, ये हमको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये अल्टीमेटली हमको ले जाएगा किसी बैक्टीरिया में, ठीक है। और इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो इस यहाँ पे समझिए कि वेक्टर क्या होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ द लिंकिंग जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विथ अ नेटिव प्लाज्मिड। नेटिव प्लाज्मिड का मतलब क्या करना है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो अभी तक हम आपको बता रहे थे, ये साल्मोनेला टाइपेरियम में। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन था रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोलेक्यूल में, ये क्या हुआ था कि जो जीन ऑफ इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा जीन जो किसी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंसी उसको प्रोवाइड करा रहा हो, मतलब कि वो एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको जो है आपको प्लाज्मिड में जाकर के ये किया गया था, क्या कहते हैं, इसको लिंकिंग किया गया था साल्मोनेला टाइपेरियम करके एक बैक्टीरिया है, उसके डीएनए में, एक्स्ट्रा उसके प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो चलिए इसी की हिस्ट्री के बारे में पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके काम के बारे में देखेंगे। तो जो स्टेलिन कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर थे, इन्होंने क्या किया था 1972 में, isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was possible for the conferring the antibiotic resistant gene। इन्होंने क्या किया कि जो ये दो साइंटिस्ट हैं 1972 में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को कट किया, और उसको ये कट कहाँ से किया, प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड के पास भी डीएनए है, उसके पास भी जैसे जीन है, तो जीन के कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे। तो ये जो थे ये क्या थे, कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसने किया था, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। कब किया था, 1972 में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो ये हिस्ट्री की बात हुई। The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular seizure। अब हमने बार बार कह रहे थे कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप कट करेंगे।
कट कैसे करेंगे, कैंची से या नाइफ से जो हम लोग किचन में यूज करते हैं? नहीं, वो हम लोग नहीं यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मोलिकुलर सीजर यूज करते हैं। मोलिकुलर सीजर कहने का मतलब है जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का काम क्या करता है कि वो स्पेसिफिक जगह पे जा करके आपको कट करेगा। इसके लिए भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये किसी भी आपको ऑर्गेनिज्म का या प्लाज्मिड का कोई जीन है लंबा सा, इसमें जो है आपको यहाँ पे कोई एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। अब इसको कट करना है तो हम लोग कैंची लाएंगे, यहाँ से धागा की तरह काट देंगे? नहीं, इसको कट करने के लिए हम लोग लाएंगे क्या, इसके लिए हम लोग लाएंगे इस पे यही मोलिकुलर सीजन, जिसको हम लोग आरई से डिनोट कर रहे हैं। आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। ये यहाँ पे आकर के कट करेगा। ये यहाँ पे आके कट क्यों करेगा? क्योंकि इसके लिए एक सीक्वेंस की जरूरत होती है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, जिसको रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस को जाकर के आपको आइडेंटिफाई करता है और यहीं पे जाकर के यहीं पे ये सीक्वेंस यहाँ पे मान लीजिए है, तो ये यहाँ पे जाएगा और इसको यहाँ से कट कर देगा, और ये जो आपका जो इंटरेस्ट था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये आपको निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइसोलेट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मोलिकुलर सीजर, जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद अ प्लाज्मिड। अब जो ये कट हो गया आपका डीएनए, अब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड का, उससे जाकर के ये लिंक हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका हुआ, इससे जाकर के आपका जो इंटरेस्टेड जीन था, ये इससे जाके लिंक हो जाएगा। अब ये जो कट किए हैं, ये अब क्योंकि ये जो प्लाज्मिड का डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड का डीएनए तो भी सर्कुलर होता है, ये कट क्यों होगा? तो इसको भी हम लोग जिस एंजाइम से इसको कट किए हैं, उसी एंजाइम से इसको भी कट करेंगे। इसलिए दोनों का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, प्लाज्मिड में भी होना चाहिए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी होना चाहिए, तब जाकर के ये जो है दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो पाएगा। ज्वाइंट होने के लिए भी हम लोग किसी एक एंजाइम का यूज करते हैं, जिसको लाइगेज कहते हैं। लाइगेज जो ग्लू के तरह काम करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे यही समझिए, दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर, है ना, वेक्टर मतलब व्हीकल, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो प्लाज्मिड है, अब ये प्लाज्मिड किसी साल्मन ई कोलाई का था, तो ये ई कोलाई में जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। इसको ई कोलाई का था तो ये ई कोलाई में जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा, उसमें एज ए प्लाज्मिड जाएगा, और जो जैसे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पास ओडी साइट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये जैसे जैसे जाकर के उसमें रेप्लिकेट करता जाएगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका भी, वो वैसे ही रेप्लिकेट होता रहेगा। The linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme called DNA ligase, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि ये इसको ज्वाइन कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, DNA लाइगेज का। लाइगेज एज ए ग्लू काम करता है, ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। which act on cut DNA molecules and join their end, है ना, ये ज्वाइन कराता है एंड का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने ओडी साइट के बारे में पढ़ा और जाकर के वेक्टर के बारे में पढ़ा। वेक्टर में ही हम लोगों ने देखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद लाइगेज के बारे में हमने पढ़ा कि लाइगेज एज ए मोलिकुलर ग्लू कह सकते हैं, है ना, ग्लू चिपकाने के लिए, जैसे फेविकॉल हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, उस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं मोलिकुलर लेवल पे। अब ये अल्टीमेट क्या हुआ, दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो, है ना, इन विट्रो किए हैं, क्योंकि हम आपको जो आपका जो लिविंग सेल है, सेल के बाहर हम लोग ये सब कर रहे हैं, इन नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि हम पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। तो ये जो आपका हुआ, इसमें आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लेस कर दिया, और ये जो है प्लाज्मिड हो गया, ये आपका प्लाज्मिड का डीएनए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर, ठीक है, या इसी को हम लोग वेहिकल, है ना, ये इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हुआ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इसको हम लोगों ने लाइगेज से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था, और ला करके लाइगेज से
ऐड किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कट किया था और प्लाज्मिड के भी डीएनए को कट किया था, फिर जाकर के इसको हमने इंसर्ट किया था और ग्लू से इसको चिपकाया था, जिसको हम लोग लाइगेज कह रहे थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. अब क्या किए हैं कि जो हम लोग प्लाज्मिड किससे लिए थे, पहले के आपने स्लाइड देखे होंगे तो हम लोग साल्मोनेला टाइफी का नाम लिए थे, साल्मोनेला टाइफेरियम करके एक बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड लिए थे और उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और जो क्लोजली रिलेटेड इसके ऑर्गेनिज्म एस्चेरिचिया कोलाई उसमें ले जाकर के डाल दिया था। अब ये जो एस्चेरिचिया जो प्लाज्मिड का जो एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी वाला जीन था वो किसका था, साल्मोनेला टाइफी का था। अब जाकर के ये जब रेप्लिकेट करेगा एस्चेरिचिया कोलाई में तो वो जो कैरेक्टर था अब ये एस्चेरिचिया कोलाई भी शो करने लगेगा, उसमें भी वो जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। ठीक है। और ये सब डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होगा, क्योंकि डीएनए के पास जो आपको ई कोलाई है उसके पास क्या है, होस्ट के पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी जीन इन कोलाई, है ना। तो जो एबिलिटी है, अब ये जो जब जा करके ई कोलाई में जाएगा और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। ये पूरा बेसिक हमने जो शुरू से देखा है, क्या किया है कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था उसका क्लोन किया है, किसमें किया है, ई कोलाई में। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं क्लोनिंग ऑफ ई कोलाई रेसिस्टेंट, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। अब देखिए, अब हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो है क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले ओरिसाइट, उसके बाद वेक्टर जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक लाइगेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखेंगे अब क्या क्या, तो देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया है, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बताएं अभी आपको हम, लाइगेज के बारे में बताएं, वेक्टर के बारे में बताएं, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो आपको जरूरत पड़ेगा कि जिसमें भी आपको एज ए होस्ट यूज करना है, जो हम लोग ई कोलाई अभी ले रहे थे। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। और इस सभी के लिए हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सब था वो सब हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जो है हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया ही है, और फिर देखेंगे कि इसका स्पेसिफिक कैसे ये काम करता है। ठीक है, किस तरह का कट प्रोड्यूस करता है वो भी देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको जो जीन है और ये जो रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह रहा है, और ये जाकर के कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, जहाँ भी इसका लोकेशन है, जो भी इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहाँ पे जाकर के ये कट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और कट करेगा। इन ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group and other cut the DNA, है ना। इस क्या कह रहा है स्टोरी, अब आइए आप स्टोरी समझते हैं। चलिए ये जो लिखा है वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग स्टोरी समझते हैं। आपने एक वायरस का नाम सुना होगा, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज जो होता है, बैक्टीरियोफाज आपने सुना होगा। बैक्टीरियोफाज का मतलब ही होता है बैक्टीरियोफाज, है ना, कहने का मतलब है ईटिंग द बैक्टीरिया। वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को ईट कर रहा है ना, फाज का मतलब ईटिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये जो है बैक्टीरिया को ईट करता है और उसको जो है ईट कर देता है और उसके जो एग्जिस्ट होता है उसको मतलब मार देता है। इसके बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, या तो वो जाकर के उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर के रेप्लिकेट करेगा या उसको मार देगा, है ना। मतलब कहने का है कि ऐसे बैक्टीरियोफाज जो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जाकर के किल कर रहा है उसी को हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं ना। बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है। लेकिन देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपना डीएनए सिर्फ इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जब इंसर्ट कर रहा है फिर भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जा रहा है। तो वो सर्वाइव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो बैक्टीरिया, जैसे ये मान लीजिए आपको हम डायग्राम से दिखा रहे हैं, बना करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इस पे बैक्टीरियोफाज वायरस आ रहा है, ये इसका कैप्सिड हो गया, ये इसका टेल हो गया है, यहीं से जो होता है इसका जो डीएनए होता है ये जाके इसमें इंसर्ट कर देता है। ठीक है, जब इंसर्ट करता है, चलिए हम लोग फिर से डायग्राम बनाते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको लोगों को, तो फिर से हम लोग बनाते हैं। ये बैक्टीरिया हो गया। अब जो वायरस है, ये बैक्टीरिया वायरस का कैप्सिड है, ये टेल है, इसी से जाकर के जो है अब इसमें जो आपको डीएनए है इसका, ये इसमें आकर के इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, डीएनए नहीं दिख रहा है, चलिए कोई ना ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब ये इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो बेस जनरली क्या होता है कि ये जब डीएनए इंसर्ट करता है तो जो बैक्टीरियल डीएनए होता है ये जाकर के इसके साथ इंटीग्रेट करके अपना रेप्लिकेशन करता है और इसी के साथ डीएनए जो है इसका आपको बढ़ते जाता है। या ये क्या करता है, जैसे इसका डीएनए अपना पावरफुल होगा आएगा, ये इसके पूरे डीएनए को रप्चर कर देगा, खत्म कर देगा और इसके साथ ये ब्रश करके बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, जो एम है बैक्टीरियोफाज का वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन है। लेकिन ये देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया के में जो बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए डाल रहा है, बट ये जो डीएनए है इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये डीएनए खत्म हो जा रहा है, इसको जो है टुकड़ों में तोड़ दे रहा है। तो ये इसके करने के लिए वहां पे एक क्या था, कुछ इंजाइम था जो इसको कट कर रहा है, स्पेसिफिकली जो वायरस का डीएनए था उसी को कट कर रहा है, उसी को टुकड़ों में तोड़ दे रहा है। तो वहीं से खोज हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ये कौन कर रहा था, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ठीक है वो कर रहा है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो डीएनए है, डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैरेक्टर क्या होता है, वो एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। वो सीक्वेंस हो सकता है कि उसके खुद के क्रोमोसोम उसके खुद के डीएनए में भी हो, पॉसिबल है। तो फिर ये देखा गया कि नहीं, एक और एंजाइम है जो क्या कर रहा है, जो उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सीक्वेंस जो इसके जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके सीक्वेंस को जाकर के मिथाइलेटेड कर दे रहा है ना। अब जब मिथाइलेटेड कर दे रहा है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो अनमिथाइलेटेड को ही कट करेगा, वो मिथाइलेटेड जो डीएनए है सीक्वेंस है उसको नहीं कट कर पाएगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है अपना डीएनए को सेव करता है, बचा लेता है, और जो बाहर के वायरस के डीएनए उसमें इंटीग्रेट हुए थे उसको जाकर के वो टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इसी तरीके से खोज हुआ हमें किस चीज का, मोलिकुलर सीजर, मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज करने का मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है इसको इंडो मतलब क्या कर रहा है, बीच से कट कर रहा है ना। एक्सो का मतलब हो जाता है बाहर से कट कर रहा है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आपको इस तरह से आप ये समझिए कि इसका हिस्ट्री क्या है। 1962 में जो सबसे पहले जो है आपको एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की खोज हुई थी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ दिस एंजाइम विच लीड टू द नोबेल प्राइज ऑफ डब्ल्यू अर्बर और एच स्मिथ और मैथेंस, इन तीनों को ले जाकर के इनको 1978 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, और जा करके यहीं से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बूस्ट हुआ है। फिर जा करके जो है यहाँ से जा करके बहुत सारे अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और इंडोन्यूक्लियेज की डिस्कवरी हुई। ये आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, फाज इंजेक्ट किया डीएनए को बैक्टीरिया में, ठीक है। यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज बाइंड टू द फाज डीएनए एंड फास्ट डीएनए इज क्लीव्ड इनटू द एंड इनएक्टिवेटेड। ये फास्ट डीएनए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जाकर के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बाइंड किया और ये इसको टुकड़ों में बांट दिया। देखिए यहाँ पे एक सिंगल लाइन था, यहाँ पे आपको 3-4 में टुकड़ों में बट गया है। अब जो है जो बैक्टीरियल डीएनए इज नॉट क्लीव्ड। बैक्टीरियल डीएनए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है मेथाइल ग्रुप इन पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे क्या था, मेथाइलेटेड हो गया था। तो बैक्टीरियल डीएनए सेव हो गया, अब वो जाकर के सिर्फ और सिर्फ जो है आपको जो वायरस का डीएनए था उससे बाइंड किया और उसी को कट किया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, मतलब इसकी क्या क्या और चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरह के कट प्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज HIND2 की सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, देखेंगे आगे चल के। वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर। ठीक है, पहली तो डिस्कवरी हुई थी कि, लेकिन इसके HIND2 की जा करके इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, ये जो है कैरेक्टराइज हुआ 5 ईयर
5 ईयर बाद। It was found that Hind2 always cut a DNA molecules at a specific या particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। ठीक है, मतलब कहने का है कि कोई 6 बेस पेयर था, मान लेते हैं यहाँ पे ATGCTA, इसी को ये जाकर के आइडेंटिफाई कर रहा था और ये जहां जहां था वहीं पे वो जाकर के Hind2 आपको कट कर रहा था। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर Hind2। जिस तरह का इंडोन्यूक्लियस होगा उसको जाकर के जब ये कट करेगा उसी को हम लोग कहेंगे कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए जो आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जैसे अभी हमने Hind2, EcoR1 इन सभी का यूज किया, तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो चीज हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जनरली आपको दिख रहा होगा कि इसके 4 पार्ट होते हैं, जो भी आपका नाम है। पहला पार्ट जो फर्स्ट लेटर होगा उस वो जो है जिस स्पेसीज से वो एंजाइम आपको आइसोलेट किया गया उसका जेनस बता रहा होगा। ठीक है, जो 2 आपको उसके बाद के जो लेटर होंगे वो जो है उसके स्पेसीज बता रहे होंगे। ठीक है, जो उसके बाद होंगे वो उसके बाद सब फर्स्ट लेटर जो है वो आपको जेनस बता रहा है, उसके बाद का जो लेटर है वो आपको स्पेसीज बता रहा है, उसके बाद जो एक लेटर होगा उसको वो स्ट्रेन बताता है, और जो सबसे लास्ट में होता है नंबर होता है, वो रोमन नंबर होता है, वो आपको बताता है ऑर्डर नंबर। कि ये मान लीजिए कि इस स्पेसीज इसी स्ट्रेन से दूसरा भी अगर करेगा तो इसमें 2 लग जाएगा, तीसरा करेगा तो EcoR3 हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको एंजाइम दिया गया है EcoR1, ये इस्चरिचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से आपको आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया EcoR1। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम नोमेनक्लेचर होता है। अब देखिए टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके 2 एंजाइम्स के टाइप होते हैं जो हमने पहले ही बताया था। एक एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द DNA सीक्वेंस, है ना, मतलब कि जहां भी वो रिकॉग्नाइज कर रहा है उसके एंड पे जाके करेगा, कट करेगा। तो एक्सो वर्ड ही बता रहा है, इंडो का मतलब वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन करेगा, विद इन DNA, मतलब जो सीक्वेंस है उसके बीच में ही करेगा कहीं। ठीक है, एंड पे नहीं करेगा। ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज फंक्शन एज इंस्पेक्टिंग the length of DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double strand helix at a specific point, जिसको कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, ये जाकर के कह रहा है कि पहले क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक इंस्पेक्ट करेगा, पहले देखेगा, जांच करेगा कि वो सीक्वेंस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ कहाँ है, जहां मिलेगा वो जाकर के डबल स्ट्रैंडेड DNA पे कट करेगा। ठीक है, अब जो होता है कट जो है 2 तरह के होंगे। अब मान लीजिए कि GATCTA, अब इसी का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, CTAGAT, ये डबल स्ट्रैंडेड आपको DNA सीक्वेंस हो गया। अब ये यहाँ पे आके कट कर रहा है तो ये यहाँ पे भी कट करेगा, मतलब AT के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको AT तो TA, हाँ, तो ये यहाँ पे भी जाकर के आपको कट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे G हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि C के बदले G होगा। ठीक है, बेटा आकर फिर से बनाते हैं, GATCGAT। ठीक है, C, कोई भी हम ऐसे ही रैंडमली सीक्वेंस लिख रहे हैं लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री तो सही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये GC के बीच में यहाँ जाके कट कर रहा है तो आपको यहाँ पे भी ये आकर के कट करेगा। तो आप देखेंगे कि आपको जो कट सीक्वेंस, आपको जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, एक तो इस तरह से बन रहा होगा, जो दूसरा होगा वो इस तरह से बन रहा होगा। इसको इस तरह का अगर इंड कट कर रहा है तो इस तरह के कट को हम लोग कहते हैं स्टिकी इंड। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर एकदम सामने सामने कट कर रहा है, यहाँ पे भी वही सीक्वेंस आके कट कर रहा है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है डबल स्टैंडर्ड, सेम आमने सामने कर रहा है, तो ये किस तरह का इंड कट करेगा, इस तरह का इंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्लंट। ब्लंट मतलब भोता, तो ये भोता है ना, एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो देख रहे हैं, तो ये ब्लंट इंड, तो इस तरह से आपको होता है। तो वही कह रहा है कि फिर पहले वो इंस्पेक्ट करेगा कि वो सीक्वेंस मिल गया, वो जाकर के वहां पे कट करेगा। अब स्टिकी इंड प्रोड्यूस कर रहा है या ब्लंट इंड, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कट प्रोड्यूस करता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। दूसरा हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद क्लोनिंग क्या होता है ना, क्लोनिंग में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, उसके बाद आपका जो है वेक्टर का क्या रोल है, प्लाज्मिड क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स देखें और किस तरह से रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ओडी साइट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है।
तो अब तक यही पढ़ा है। चलिए, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो रिकॉग्नाइज करता है, वो एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जिसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक कहने का मतलब है उसको एक उल्टा पढ़े तब भी वही होगा, सीधा पढ़े तब भी वही सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डैम इट आई एम मैड। ठीक है, अब इसको हम लोग उल्टा पढ़े, है ना, तो डी, है ना, ए एम, अगर मैड है तो डी ए एम, फिर इसका एम आई एम लिखा है तो एम आई टी, देख रहे हैं ये डी ए एम एम आई टी, यहां से भी डी ए एम एम आई टी, तो डैम इट आई एम, फिर इसको अलग अलग करेंगे। तो ये स्पेसिफिक मतलब कहने का ये है कि आप चाहे इसको इधर से पढ़ रहे हो या इधर से पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों आ रहा है, डैम इट आई एम मैड, डैम इट आई एम मैड। उसी तरीके से अगर हम सीक्वेंस में देखें तो जब ये 5 प्राइम इंड से इधर से पढ़ रहे थे, ये क्या है जी ए टी टी सी। ठीक है, 5 प्राइम इंड से इधर से पढ़ेंगे तो क्या आएगा जी ए टी टी सी। तो एक स्पेसिफिक फीचर होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ना, कि वो आपको किसी एक एक इंड को पकड़े और दोनों साइड से पढ़ेंगे तो हमें सेम मिलेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जब सब क्लियर है तो अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या कहते हैं, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग दैट आर morphologically identical only, morphologically and genetically identical, morphologically identical but genetically different, या genetically identical। अगर आप लोग पढ़े हैं सही से तो अब आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो जब तक आप बताइए कि आपका क्या है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने आज देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, उसके टाइप के बारे में पढ़ा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, ओरिसाइट पढ़ा, वेक्टर के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे इससे क्या क्या होते हैं, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, कैसे एक्शन होता है, कैसे जाकर ऐड होता है दूसरे के होस्ट में, ये सब भी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।